नमस्कार दोस्तों, मैं आप मोहम्मद मुख्तार आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। यहाँ हम आज संज्ञा पे बात करने वाले हैं। संज्ञा की हम बचपन से परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बात हमें गौर करने की जरूरत है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, संज्ञा की परिभाषा का रूप चेंज होता जा रहा है, उसकी परिभाषा का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो हम यहाँ संज्ञा को इस तरह पढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमें कंपटीशन में, चाहे पीसीएस हो या हिंदी लेवल का जो भी एग्जाम हो, उसमें संज्ञा से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आए तो वो हमें से छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल होता है कि संज्ञा क्या है। तो एक बात जान लीजिए कि संज्ञा का दूसरा नाम, संज्ञा को नाम के नाम से भी पुकारा जाता है। जिस तरह संज्ञा है उसको नाम, शॉर्टकट में याद रख लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा। किसी के भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। हम इनकी एक परिभाषा बनाने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जाति के नाम का बोध हो। ठीक है दोस्तों, इसकी एक सिंपल से परिभाषा होगी। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और, क्योंकि यहां जाति हो गया, इसको जीव कर दिया कि जाति नहीं, वो तो उसका, हाँ। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो यहां जो हमने ये वस्तु शब्द लिखा है, पहले तो कई बातें इसमें है विकारी शब्द, तो इस पे हम आने वाले शब्द में बात करेंगे। फिर भी यहां जान लें, विकारी वो है जिसमें विकार होता है, समय, काल इत्यादि के प्रभाव से उसमें चेंजेज होते हैं, उसमें परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द है। ठीक है, जिसे किसी विशेष वस्तु एक विस्तृत रूप में लिया गया है, एक विकराल रूप में लिया गया है। इस पे हम आगे बात करेंगे। वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता हो। क्लियर? जैसे राम, श्याम, आम, बिहार इत्यादि। तो इस तरह संज्ञा की एक लंबी चौड़ी परिभाषा रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक छोटा और प्रामाणिक परिभाषा सिर्फ याद रख लेना है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो। जैसे में किसी भी चीज के नाम को आप लिख लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके भेद के बारे में। तो हिंदी के जितने भी वैयाकरण हैं, हिंदी व्याकरण के जितने भी जानकार हैं, सब ने हिंदी की अपने अपने हिसाब से भेद करने का प्रयास किया है, लेकिन निष्कर्षतः इनके 5 भेद माने जाते हैं। उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। संज्ञा के भेद हमें जानना है क्या क्या होता है। आप चाहे तो संज्ञा में और भी जोड़ सकते हैं कि संज्ञा को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। एक भाव है, दूसरा वस्तु है।
भाव को तो भाववाचक संज्ञा हो गया, वस्तु को बाकी 4 भागों में बांटा गया है। तो हम देख लें कि संज्ञा के भेद, हम पूरा लास्ट में आ जाता है संज्ञा के भेद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं। संज्ञा के भेद अभी हमने बताया कि हिंदी के जितने भी वैयाकरण हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से संज्ञा के भेद को बताने का प्रयास किया है, लेकिन मुख्यतः निष्कर्षतः संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन से भेद हैं। व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक और 5वां भाववाचक। संज्ञा के ये 5 भेद हैं। एक बात गौर करने वाली बात है दोस्तों कि संज्ञा को हम जितना आसान मानते हैं उतना आसान है नहीं। हम छोटी छोटी सी गलतियां करते हैं और इससे अगर जो सवाल पूछा जाता है हम उसमें मिस करते हैं, और हम कहाँ मिस करते हैं वो हम बताने का आगे प्रयास करेंगे। पहले हम संज्ञा के भेद को जान लें। हो सकता है इसे रटने में परेशानी हो, तो इनका एक ट्रिक है कि आप ये 3 को एक साथ याद करें और ये 2 को एक साथ याद करें। पहला हो गया व्यक्तिवाचक। व्यक्ति या तो उनकी जाति होगी, व्यक्ति की कोई तो जाति होगी, इसलिए वो जातिवाचक। व्यक्ति कहीं ना कहीं समूह में रहता होगा तो हम कह सकते हैं समूहवाचक। तो 3 जो भेद एक साथ याद रख लीजिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। उसके बाद द्रव्यवाचक और भाववाचक। इस तरह याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। संज्ञा के 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, फिर आगे है द्रव्यवाचक और भाववाचक। क्लियर है दोस्तों? अब ये क्लियर हो जाने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि संज्ञा जो नेक्स्ट है, अब इनके भेद पे हम बात कर लें। प्रत्येक का हम डिटेल से परिभाषा सहित जानने का प्रयास करेंगे और वो कौन क्या क्या है, किस किस रूप में है, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला हम जानने का प्रयास करते हैं क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें भी कोई लंबा चौड़ा परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसके नाम से ही स्पष्ट है। आप आराम से इनकी परिभाषा बना सकते हैं। नाम में क्या स्पष्ट है, व्यक्ति शब्द जुड़ा है इसमें। व्यक्ति किसी एक को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति किसी एक को, चूंकि संज्ञा क्या होता है कि किसी भी चीज के नाम का बोध कराता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है, किसी व्यक्ति, किसी एक, याद रखना है, एक का अगर नाम का बोध करा रहा है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो अब हम इनके जो है एक परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है, कुछ भी कह रहे थे। अब देखिए इसे कहेंगे परिभाषा अगर बनाए, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा ये हो गई, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध, नाम से स्पष्ट व्यक्ति, किसी एक को व्यक्ति कहा जाता है। यहाँ व्यक्ति आदमी में नहीं, गिनती में लिया जा रहा है। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं आगे। इतना तो याद हो जाने के बाद हम एक दो उदाहरण रखते हैं और अपना काम तमाम समझते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि दो परिभाषा व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में हम हमेशा मिस करते हैं, और वो हम कहां मिस करते हैं वो हम आज जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो जैसे आप लिख लीजिए, जैसे राम, पटना, हिमालय इत्यादि। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये व्यक्तिवाचक कैसे है। उदाहरण, राम किसी एक व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है। पटना किसी एक जगह या राजधानी के नाम का बोध करा रहा है। हिमालय से किसी एक पर्वत के नाम का बोध हो रहा है। तो इस हिसाब से ये शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हुआ। अब हम और आगे बढ़ते हैं कि हम पहचानने का प्रयास करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहां कहां तक जाता है, इसके उदाहरण में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो थोड़ा सा हम उस पर भी गौर कर लें तो अच्छा रहेगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहचानना कैसे है, ठीक है। अब यहां पे हम लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान। ठीक है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है या इनको हम कैसे पहचाने कि ये व्यक्तिवाचक है। अब पहला देखिए, व्यक्ति या वस्तु का नाम जो केवल एक का बोध करा रहा हो, जैसे राम, सीता, वस्तु आम ये हट जाएगा, सीता, वस्तु में और भी लीजिए कुर्सी। ये सब व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध है, किसी एक चीज का बोध करा रहा है। अब दूसरा आप लीजिए स्थान, शहर, देश का नाम। जैसे आप लीजिए भारत, किसी एक देश के नाम का बोध है। पटना कोई एक शहर के नाम का बोध है। लखनऊ किसी एक शहर के नाम का बोध है। क्लियर है दोस्तों। अब आइए तीसरा, समुद्र या महासागर का नाम इसमें लीजिए। समुद्र में जैसे प्रशांत हो गया। प्रशांत महासागर क्या है? एक महासागर के नाम का बोध है। क्लियर है दोस्तों। हिमालय महासागर है, प्रशांत महासागर हो गया। बंगाल की खाड़ी हो गया, बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों। जो भी खाड़ी है उसमें एक खाड़ी बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी व्यक्तिवाचक, प्रशांत महासागर व्यक्तिवाचक, ये सब बोध है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और क्या उदाहरण इसमें जोड़ सकते हैं? पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम क्या क्या है पर्वत के नाम में? जैसे हिमालय हो गया,
हिमालय, और क्या है, आल्प्स, यूराल, ये सब पर्वत है। तो इसे देख रहे हैं दोस्तों कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसके उदाहरण में कितना विशाल अर्थ आता है। किसी भी एक, फिर से हम रिवाइज कर लें, किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु के नाम का अगर जो बोध कराता है, जो संज्ञा बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब कई चीजें हो सकती है, अगर वह किसी एक चीज का नाम का बोध कराता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे व्यक्ति या वस्तु का नाम ले लीजिए, राम किसी एक व्यक्ति के नाम का बोध है, कुर्सी कोई एक फर्नीचर के नाम का बोध है। उसी तरह स्थान, देश, शहर इत्यादि का नाम लीजिए, भारत, पाकिस्तान, पटना, लखनऊ इत्यादि जो नाम है वह किसी एक देश, स्थान, शहर के नाम का बोध कराता है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। उसी तरह समुद्र या महासागर के नाम कर लीजिए, प्रशांत महासागर, बंगाल के खाड़ी, हडसन के खाड़ी, ये सब नाम जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में आते हैं। पर्वतों के नाम को लीजिए, जैसे हिमालय पर्वत एक पर्वत के नाम का बोध है, आल्प्स एक पर्वत के नाम का बोध है, यूराल एक पर्वत के नाम का बोध है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आने वाले जब हम संधि के बारे में पढ़ेंगे तो उस पे जब हम व्याख्या करेंगे तो वहां हम न उलझें, क्योंकि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में ज्यादा उलझने की संभावना होती है। इसलिए आज हमने प्रशांत व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमने डिटेल से समझा दिया। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि संज्ञा क्या है और संज्ञा के भेद और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने आज बखूबी जाना। अब हम इनके नेक्स्ट वीडियो में बाकी भेद के बारे में जानेंगे। और एक बार आपसे फिर से निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना से ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जितना मेहनत कर रहा हूं इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा साथियों तक हो, यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, आप चाहें इनको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए